हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में जितने भी फार्मूला यूज होने वाले हैं एग्जाम में, आपका सारे फार्मूला का चार्ट दिया हुआ है। इसको हम लोग एक एक से बारी बारी समझते चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले फार्मूला से। पहला फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, जो है चैप्टर 1 में यूज किया जाता है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, जिसका इस्तेमाल हम लोग चैप्टर 1 में करते हैं। चैप्टर 1 में बेसिकली आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और उसके माध्यम से आपको HCF वगैरह निकालना है, जो कि बहुत इजी होता है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, जो कि हम लोग जब से भागा सीखे यानी 5वां क्लास से बनाते आते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। दूसरा है जो कि बहुपद में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बहुपद में इस्तेमाल करते हैं। जब बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो शून्यकों का जो संबंध है उसकी सत्यता जांचना होता है। तो वहाँ पे हम लोग दो शून्यक होते हैं। बहुपद है, यदि रैखिक बहुपद है तो एक शून्यक निकलेगा, लेकिन क्लास 10th में हम लोग जो पढ़ते हैं वह द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में दो शून्यक निकलते हैं। दोनों मान लीजिए एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा बीटा को जोड़ेंगे तो हमारा जो बहुपद है उसमें -b/a आएगा, और यदि अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो c/a के बराबर आएगा। यह बहुपद में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद नहीं, रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण, जो चैप्टर 3 में आता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। जैसे मान के चलिए एक समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तब ऐसा अगर रहेगा तो यदि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं रहेगा तो युग्म बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे संगत युग्म, जो कि बेसिकली 3.2 का क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा है, और जब संगत युग्म बनेगा और a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, यानी कि जो उसका जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। दूसरा है हमारा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 रहेगा और c1/c2 के बराबर नहीं रहेगा, तो ऐसे युग्म को बोलेंगे असंगत युग्म होगा, और वह रेखा कैसा बनेगा? समांतर रेखा बनेगा। और यदि समांतर रेखा बनता है तो उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तीसरा याद रखिएगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के, यानी कि टोटल आपस में अगर बराबर है, सबका अनुपात अगर सेम है, तो वह भी क्या कहलाएगा? संगत युग्म कहलाएगा। और जो रेखा बनेगा यानी कि जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा बनेगा? संपाती बनेगा। और संपाती बनेगा तो उसका अनेक हल निकलेगा। ऊपर में प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा तो उसका एक हल निकलेगा। यदि समांतर रेखा बनेगा तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। यदि संपाती रेखा बनेगा तो इसका अनेक हल निकलेगा। इसके लिए तीनों कंडीशन याद रखिएगा कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, और a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब समांतर रेखा बनेगा, और यदि तीनों आपस में बराबर हो गया तो संपाती रेखा बनेगा। क्लियर हो गया? अगला है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण में जो बेसिकली द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल किया था उसको लिखवा दिया है मैंने, x बराबर -b + -√d/2a। अब यहाँ पे x तो मान लीजिए कि निकालना ही है, b का मान आपको पता है कि जब द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसमें a b का मान निकाल लीजिएगा। लेकिन जो d है, d क्या होता है? तो d को बोलते हैं हम लोग वियुक्तिकर, जो d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले जाता है d निकालना होता है, सार्वअंतर निकालना होता है। तो जब भी d निकालना हो तो समांतर श्रेणी में अगले वाले AP में से पिछला AP घटा दीजिए, यानी कि a2 - 7 कर दीजिए, d आपका निकल जाएगा। बहुत ईजी होता है। दूसरा एक निकालना होता है nवां पद, यानी कि कितना पद है उसमें, nवां नंबर का जो पद आएगा कितना आएगा, तो उसके लिए n बड़ा फार्मूला होता है a + n - 1 × d। क्या होता है फार्मूला? a + n - 1 × d। अगला है a बराबर क्या दिया हुआ है? पहला पद। a बराबर सबको पहला पद पता है, n है टोटल पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं उस AP में, और d यानी कि सार्वअंतर। क्लियर है? पदों का योग अगर निकालना हो AP में 5.3 में पदों का योग निकालना होता है। इसमें जितने पद, मान लीजिए कि AP में 10 पद है, 10 का योग कितना होगा, अगर ऐसा निकालना होता है तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2, और ब्रैकेट में रहेगा 2a + n - 1 × d। इसके लिए एक और फार्मूला होता है n/2 + a + an। an जो आखिरी में पद आता है उसको बोलते हैं an। इसी का एक और रूप है Sn बराबर n/2 a + l। l से हो गया आपका लास्ट पद। क्लियर है? ये तीनों फार्मूला से आप पदों का योग निकाल सकते हैं, और AP में इतने फार्मूले आपको याद रखना है, जिसमें आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अगला पार्ट 6 आता है, इसमें ज़्यादातर सिद्ध करने वाला होता है। त्रिभुज नाम का चैप्टर है। इसमें हम लोग सिर्फ दो फार्मूले याद रखेंगे। पाइथागोरस किस लिए यूज़ करते हैं? जब
समकोण त्रिभुज में, यानी कि जिस समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी जो है न्यून कोण होते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, उसमें पाइथागोरस लगता है। और जब पाइथागोरस लगेगा तो पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर लंब प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगला होता है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर, तो BC के समांतर DE एक रेखा खींच दिए, यदि इसके समांतर E है तो इसका जब अनुपात निकालेंगे हम तो AD बटा DB और AE बटा EC के बराबर होता है। यह थेल्स प्रमेय कहता है। क्लियर हो गया दोस्तों। थेल्स प्रमेय का रूल क्या है कि यदि किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो उसका जो अनुपात होगा वह दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो फॉर्मूला है वह है 7 चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति में जो पहला सूत्र आता है वह होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि आपको जो किसी रेखा के बीच की दूरी नापनी हो, जैसे एक बिंदु है यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी नापनी हो तो हम लोग A से B मान लेते हैं और फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें एक आता है कि आप जो है x2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जब ये बिंदु होता है तो इस बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, वो एक होता है x, एक होता है y, और यहाँ पे होता है x2 y2। ठीक है, किसी भी बिंदु का दो निर्देशांक होता है, एक x अक्ष के अनुरूप और दूसरा y अक्ष के अनुरूप, इसीलिए हम लोग वहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के फार्मूला से किसी भी रेखा का दूरी निकालते हैं। दूसरा इसमें इस्तेमाल होता है वह होता है विभाजन सूत्र का। विभाजन माने किसी भी रेखा को बीच में से या कहीं से भी विभाजित किया जाता है, जैसे यही रेखा है, इसमें से अगर हम यहाँ से विभाजित कर रहे हैं, इसका निर्देशांक निकालना है, x y निकालना है। अब किस अनुपात में बांटा गया है ये तो नहीं पता है, या दिया हुआ रहेगा किसी में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। यह x के लिए हो जाएगा, देखिए x y लिखे हैं, और y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। यह विभाजन सूत्र है। अब ये दोनों जो बिंदु है x और y, इसका निर्देशांक आराम से इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ x1 x2 का मान रखना है, m1 m2 का मान रखना है। विभाजन सूत्र से आप उस रेखा का जो बीच में जो विभाजित वाला बिंदु है इसका निकाल सकते हैं निर्देशांक कितना है। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही निर्देशांक ज्यामिति में यदि तीन रेखाओं को मिलाकर के त्रिभुज बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट सब रूट में रहेगा, यहाँ से x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1। इसको ध्यान रखिएगा, यह त्रिभुज का फॉर्मूला है, किसमें, निर्देशांक ज्यामिति में। आप y1 y2 y3 का मान आप लोग रख दीजिए, इसमें आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला है त्रिकोणमिति। चैप्टर 8 में दिया हुआ है त्रिकोणमिति। इसमें भी आधा लिखवाया गया, आधा हम लोग फिर मिटा के फिर से लिखते हैं। देखिए हाँ, 6 प्रकार के अनुपात होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, सेक होता है, कोसेक होता है और कॉट होता है। ये 6 होते हैं। ये 6 का जो अलग अलग अनुपात है, त्रिकोणमिति में बेसिकली हम लोग त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा साइन ए यहाँ पे क्या है, ए जो है कोण को निश्चित करता है, जिस कोण कर रही है इसको रखा गया उस कोण को दिखाता है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। कॉट ए बराबर आधार बटा में कर्ण। और ये हो गया अलग से। साइन ए किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक का उल्टा होता है, इसीलिए साइन जो है 1/cos कॉसेक के बराबर है। कॉस किसका उल्टा होता है, तो 1/sec सेक के बराबर होता है, यानी कि सेक का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर 1/sec सेक ए होता है। या देखिएगा टेन ए किसका उल्टा है, तो कॉट ए के बराबर है, इसलिए कॉट का उल्टा हमेशा टेन रहेगा, टेन का उल्टा हमेशा कॉट रहेगा। अगला है टेन ए बराबर साइन ए बटा में कॉस ए होता है। इसके लिए आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा लाल बटा कक्का के बारे में, यही वाला है ये चीज़, जिसमें दिया हुआ है एल से लंब और के से कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, यानी कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण और टेन बराबर लंब बटा आधार। इसी को उलट देंगे उल्टा तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, किसके बराबर हो जाएगा, सेक के बराबर हो जाएगा, और कोसेक के बराबर हो जाएगा, और कर्ण बटा आधार सेक का हो जाएगा, आधार बटा लंब कोट का हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सबको छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अभी फिर से अगला देखते हैं, इसके आगे वाला।
त्रिकोणमिति के आगे के फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं कि देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये सब एक दूसरे के उल्टा है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का क्या होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। यह हम कॉस को उठा के इधर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगला है हमारा चैप्टर 10 के बाद सब टोटल एडवांस मैथ का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। पाई का वैल्यू आपको पता होगा 22/7 या 3.14, और आर जो है वह वृत्त का रेडियस हो जाएगा। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। उम्मीद है आपको ये याद होगा। दूसरा देखिए, दो सकेंद्री वृत्तों का आच्छादित क्षेत्रफल। सकेंद्री मतलब एक ही केंद्र वाले, जैसे मान लीजिए केंद्र है, एक वृत्त इसके बाहर बन गया, इसके बाहर एक और वृत्त बन गया, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके बीच वाला भाग का, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 आर का स्क्वायर और छोटा आर का स्क्वायर, यानी बड़ा वाला आर स्क्वायर में छोटा वाला आर स्क्वायर हटा दीजिए, आ जाएगा आपका उत्तर। अगला है चाप की लंबाई क्या होता है, 1/x। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटा 180 गुने पाई आर। क्या हो जाएगा चाप की लंबाई, थीटा बटा 180 गुने पाई आर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, सेम ही चीज़ होगा। अगला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह चैप्टर 13 में इस्तेमाल किया जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगला है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगला देखते हैं फॉर्मूला हम लोग शंकु का है। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु कैसा होता है आपको पता होगा कि मान लीजिए ये त्रिभुजाकार शंकु है और इसका जो किनारे किनारे खाली क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगला है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगला है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक कैसा बनता है, तो मान के चलिए यह शंकु है। अब इस शंकु को ऊपर से आधा पर से काट दीजिए। काटने के बाद यहाँ भी एक बन जाएगा बाल्टी के आकार का, यह शंकु का छिन्नक बन गया। तो इसका अगर आयतन निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पे एक यहाँ पे वृत्त बन रहा है इसका त्रिज्या, यहाँ पे वृत्त बन रहा है इसका त्रिज्या, ये दोनों का R1 R2 ले लेंगे हम लोग और सबका वैल्यू रखते जाइए, यह शंकु के छिन्नक का आयतन निकल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर जो है, जो 14 पार्ट जिसमें स्टैटिस्टिक्स का है और एक प्रायिकता का, उसके बाद ये हमारा फार्मूला का सेशन खत्म हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, माध्य निकालने के लिए फार्मूला 3 ठो दिया हुआ है, लेकिन आप एक ठो फार्मूला याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में आराम से उसे सवाल बन जाएगा। माध्य निकालने के लिए, माध्य को दिखाने के लिए हम लोग एक्स के ऊपर बार लगा दिए हैं और इसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में एफ आई क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। यह माध्य निकालने की एक विधि है। दूसरा है एक्स बराबर ए प्लस एफ आई इंटू डी आई बटा में एफ आई।
यह है कल्पित माध्य विधि। और तीसरा होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, यह है आपका पग विचलन विधि। ये तीनों फार्मूला जो है वह माध्य निकालने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक फार्मूला जो कि बहुत आसान होता है, ये वाला प्रत्यक्ष विधि, इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में उसी सवाल बन जाएगा। अगला है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए फार्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब क्या है देखिए, एल को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच को क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल की माप। F1 को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। और F2 को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता को हम लोग F2 बोलते हैं। अब ये सारा का मान क्लियर हो गया, इस सब का मान रख दीजिएगा, आराम से आपका बहुलक निकल जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास माध्यक निकालने के लिए। देखिए माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। क्या होता है, एन बाई टू माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। तो यहाँ देखिए एल बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। सी बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद करना है। अगला है एफ बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग माप। क्लियर हो गया। यह चैप्टर 14 जिसमें सांख्यिकी पढ़ना है, उसमें इन चारों फार्मूला सबका काम हो जाएगा। माध्यक निकालना, बहुलक निकालना और माध्यक निकालना। माध्य, माध्यक, बहुलक, इन तीनों में से एक सवाल आने की उम्मीद है। अब आते ही हैं, हर साल आएंगे, आराम से इस तीनों से बना सकते हैं। अगला है प्रायिकता। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यानी कि टोटल कितना परिणाम आ सकते हैं ऊपर रहेगा, टोटल कितना परिणाम है टोटल करके नीचे लिख देंगे, भागा दे दीजिए, जो आएगा आपका वही उत्तर है। हमेशा प्रायिकता होने और नहीं होने दोनों का योग जो हमेशा करिएगा वह 1 के बराबर आता है। दैट्स ऑल। आपके मैथ में इतना ही सवाल में से आराम से 100% सवाल, सभी तरह के सवाल आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।